जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर हम देखेंगे, चाइनीज खूब खरीद रहे हैं भारतीय सामान, निर्यात में 78% की भारी उछाल देखने को मिली है। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। अगली खबर निकल के आ रही है, आईएसआई आतंकवादी का कबूलनामा, राम मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर थी बड़े आतंकी की हमले की तैयारी। जी हां, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों के खिलाफ एफआईआर रद्द कर क्या कहा। जानेंगे इसको विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे, जी हां दोस्तों, चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए भारत अमेरिका के साथ आ रहा है रूस। जानेंगे इसको भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको अंत में बताएंगे, जी हां दोस्तों, सुरेश रैना बोले टीम में अगर होते अंबटी रायडू तो भारत 2019 में जीत जाता वर्ल्ड कप। जी हाँ दोस्तों, सब खबर तो ज़्यादा बताएंगे विस्तार से खबरों को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तबलीगी जमात को लेकर लगातार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था बीजेपी पार्टी की तरफ से। जी हाँ, आपने देखा होगा न्यूज़ डिबेट रूम में कई बार ये कहा गया था कि भारत में कोरोना वायरस बढ़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा योगदान तबलीगी जमात का था, यानी केंद्र सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं। केंद्र सरकार ना उसे रोक पाई ना कुछ कर पाई। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों के खिलाफ एफआईआर रद्द, कहा बलि का बकरा बनाया गया ओवैसी का बीजेपी पर हमला। जी हाँ, लगातार जो तो आप सभी को पता है कि भारत में राजनीति किस प्रकार की हो रही है कि देश में कोरोना वायरस ने अपने पूरे पांव जमा लिए, लेकिन केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार अभी तक इसके ऊपर चुप्पी साधी हुई है। लगातार लॉकडाउन लगाने के बावजूद कुछ भी असर नहीं हुआ। तो फाइनली मोदी सरकार ने कहा कि राज्य अपने अपने फैसले खुद ले, खुद देश पूरा आत्मनिर्भर बने, अब उनका इसमें कोई हाथ नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करें बॉम्बे हाईकोर्ट की, औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। कोर्ट ने साथ ही मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रोपोगेंडा लाया गया। वहीं कोर्ट ने इस फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा इस प्रोपोगेंडा में मुस्लिमों को नफरत और हिंसा का शिकार होना पड़ा। कोर्ट ने शनिवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपोगेंडा चलाया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जिससे भारत में पहले कोविड-19 संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो लगातार जो है मोदी सरकार को फटकार लगाती हुई नजर आती है। और सबसे बड़ी चीज गोदी मीडिया। जी हाँ, आप जो बैठ के न्यूज चैनलों पे देखते रहते हैं गोदी मीडिया किस प्रकार से एक नया प्रोपेगेंडा चलाती है। सरकार के कहने पर वो जो चीज चाहे वही आपके मन में दिखाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाती है वही चित्र आपके मन में चलता रहता है। आप सभी ने देखा कि भारत में कोरोना वायरस किस रफ्तार से बढ़ रहा था। सरकार इसको रोकने के बजाय मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाने की फिराक में लगी रही लगातार। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन राजस्थान में बनते बनते रह गई। लेकिन कोरोना वायरस पर किसी की कोई नजर नहीं पड़ी। साथ ही सरकार ने बहुत ही अच्छा काम भी किया, जैसे कि शिलान्यास के काम में गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि शिलान्यास करने से भारत में कोरोना वायरस खत्म होगा? वो एक अलग पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक चीज है, उसे होना चाहिए। बहुत लंबा समय था, तो उसे लंबे समय के बाद जो है एक मौका मिला कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो रही है। लेकिन राम भी चाहते हैं कि पहले जनता खुश हो। भगवान राम के आदर्शों को अगर आपने देखा होगा, जी हाँ दोस्तों, रामायण में तो आपने किस प्रकार देखा होगा किस प्रकार राम जी सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। पहले उनके दुख तकलीफों को सुनते थे, उसके बाद कोई फैसला करते थे। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को हम देखेंगे जी हाँ दोस्तों बाद में। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो है चाइनीज खूब खरीद रहे हैं भारतीय सामान। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद को लेकर भारत सरकार ने चीन से सभी चीज़ों को पूरी तरह से बंद यानी कि रद्द कर दिया, लेकिन भारत के सामान को चीनी खूब खरीद रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत ने चीन में आयात की जगह पर भर कर निर्यात किया। चीन को होने वाले निर्यात में काफी उछाल आया। गलवान घाटी घटना के बाद पूरे देश में #बाइकआउट चाइना की मुहिम चली और इससे काफी असर देखने को मिला। कई कंपनियों ने चीन से आयात वाले अपने कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए। इसके अलावा सरकार ने 371 उत्पादों पर आयात पर धीरे धीरे रोक लगाने का फैसला लिया और इस दिशा में काम जारी किया। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कोरोना काल में चीन से आयात में तो भारी गिरावट आई, लेकिन निर्यात में काफी उछाल आया। क्रिसियल की रिपोर्ट के मुताबिक जून के महीने में चीन को किए जाने वाले निर्यात में 78% का भारी उछाल देखने को मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने कोरोना महामारी पर काबू पा लिया है, जिसके कारण वहां निर्यात में तेजी आई है। आप समझ सकते हैं कि जी हाँ दोस्तों, जहां से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई
चीन के वुहान शहर में, वहाँ पे पूरी तरह से चीन ने उस पर काबू पा लिया। क्या फ़र्क है कि चीन ने उस अपने राज्य यानी अपने देश में एक शहर को पूरी तरह से जो है कोरोना मुक्त घोषित कर दिया, साथ ही उनके यहाँ से अब कोरोना वायरस पूरी तरह से निपट गया। लेकिन भारत जैसे देश में अभी तक टेस्टिंग ही चल रही है और इस समय भारत में इस हिसाब से कोरोना वायरस फैल चुका है कि 70 से 75 हज़ार मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन गोदी मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएंगे टीवी पे। तो चलिए हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है आईएसआई का एक नया पैतरा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें दिल्ली में पकड़े गए आईएसआई के आतंकवादी ने साफ साफ कबूला और उसने सनसनीखेज जो है खुलासा किया। आतंकवादियों की अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के 1 महीने के भीतर बड़ा आतंकवादी हमला करने की योजना थी। पकड़े गए आतंकवादी ने बताया कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ यूपी में पिछले साल हुई हिंसा में उपद्रवियों में वसूली संपत्ति को लेकर भी उनके अंदर आक्रोश था और साथ ही संपत्तियों की कुर्की के नए कानून बनाने को लेकर भी बदला लेने की तैयारी थी। इन सभी चीज़ों का जो है गुस्सा वो निकालने वाले थे और यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए अल्पसंख्यक समुदाय के 47 अपराधियों का भी बदला लेने का आतंकवादियों की तैयारी थी। शनिवार सुबह दिल्ली में आईएसआई के आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया। वहीं राज्य के आतंकवादी विरोधी दस्ते यानी एटीएस की एक टीम दिल्ली और बलरामपुर रवाना हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि यूपी के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी पुलिस अधिकारियों और खासतौर पर क्षेत्र में तैनात अफसरों को सतर्क रहने और जरूरी एहतियात बरतने की हिदायत दी। तो ये अपने आप में जी हाँ दोस्तों एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ कि फाइनली जो है एक आतंकवादी पकड़ा गया, जिसके बाद उसके सारे इरादे जो है सामने आए कि किस प्रकार उसका जो है प्लानिंग था कि जी हाँ शिलान्यास के समय वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, लेकिन उनका कुछ हो नहीं पाया। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही चीन को लेकर, चीन की दादागिरी को। जी हाँ दोस्तों, उसकी दादागिरी को रोकने के लिए अब तो चीन और भारत को तो जी हाँ दोस्तों, अब इस मामले में अमेरिका और रूस भी भारत के साथ आ चुके हैं। दुनिया के 2 सुपर पावर रूस और चीन ने केवल वर्षों में एक दूसरे के मित्र हैं, बल्कि दोनों इसका खुलकर इजहार भी करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब एक साथ जी हाँ दोस्तों खुशी का जो है इजहार भी करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अब तक करीब 30 बार मिल चुके हैं। इसके बाद भी अब रूस चीन दोस्ती में अब बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बना चीन की दादागिरी और उसका विस्तारवादी रवैया। रूस और चीन के बीच गतिरोध के 3 प्रमुख कारण हैं। रूस के सुदूरवर्ती शहर व्लादिवोस्तोक पर चीन का दावा, रूस की ओर से भारत को हथियारों की डिलीवरी और चीन को 400 मिसाइलों की डिलीवरी में देरी। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को निपटाने के लिए जिस तरह चीन को अपने पाले में लाया था, उसी तरह ट्रंप प्रशासन अब चीन को निपटाने के लिए रूस को अपने पाले में लाना चाह रहा है। अब तक इसे असंभव कहे जाने वाले सुझाव पर अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर कोई ऐसा अवसर है। जी हाँ, यानी कि चीन और को हराने के लिए अब भारत के साथ अमेरिका और रूस भी मदद करने को पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उससे पूरी दुनिया जो है टेंशन में है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों में एक। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट जगत से आपने अभी हाल ही में सुना 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी के साथ सुरेश रैना ने भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, जिसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लिए रिटायरमेंट का शब्द इस्तेमाल करने में उन्हें काफ़ी हिचक हो रही है, क्योंकि युवा है वो और इतनी जल्दी कम समय में रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। बात करें पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा कि पिछले साल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम चैंपियन बन सकती थी, बशर्ते उसमें अंबाती रायडू को मौका मिला होता। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया को 2019 में वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भारतीय टीम को खिताब के सबसे प्रबल दावेदारों में से गिना जा रहा था, लेकिन टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार गई। सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे लगा था टीम इस बार खिताब अपने नाम कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में करीबी हार झेलनी पड़ी, जिससे टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले सीमित ओवरों के धुरंधर क्रिकेटर सुरेश रैना ने अब ऐसे क्रिकेटर का नाम बताया जिसके होने से टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती थी। रैना ने क्रिकबज़ में कहा कि मैं चाहता हूं कि रायडू भारत के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करे। करीब 1.5 साल से उन्होंने कड़ी मेहनत की और अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि वो टीम में शामिल नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि 2018 के दौर पे मैंने आनंद नहीं उठाया था, और क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे जब रायडू फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए, उन्होंने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए
और उनकी जगह मुझे टीम में चुना गया। वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया के नंबर 4 के बल्लेबाज को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि